जय हिंद। आज हम एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। लगभग रीसेंट एग्जाम के जो 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो बुक है वो है HIST 331 यानी कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के इतिहास के बारे में। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा या फिर उसका टाइप कैसा होगा तो ये तो आपको पता ही है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जून 2025 में जो एग्जाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संदर्भ में पर्यावरण के इतिहास का अध्ययन करने के स्रोतों की चर्चा करें। तो भारतीय संदर्भ में पर्यावरण के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे पहले तो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत है, धार्मिक स्रोत हैं और सरकारी दस्तावेज भी हैं। जो सरकारें पहले की थी उन्होंने भी अपने टाइम की जो रिकॉर्ड्स बना के रखे हुए हैं। इसी के साथ हमें वैज्ञानिक और पर्यावरणीय साक्ष्य भी मिलते हैं। इनका सर्वेक्षण करेंगे तो हमें इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की समय क्या स्थिति थी उस समय की, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक समय से ही मानव जो था और पर्यावरण जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं दोनों के स्वभाव में, तो ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है। वैदिक साहित्य हो गए और प्राचीन भारतीय जो दर्शन है वहाँ से भी प्रकृति और उसके आसपास के जितने भी उससे जुड़े हुए जो जीव जंतु वस्तुएं कोई भी चीज़ है उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है इनसे। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करी जाए तो हड़प्पा सभ्यता जैसे प्राचीन स्थलों से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उस समय की जलवायु कैसी थी, जल प्रबंध कैसा था उनका, इन सभी के बारे में। और इसी के साथ साहित्यिक और धार्मिक स्रोतों की बात करी जाए तो हमारे पास वैदिक और प्राचीन साहित्य तो है ही है, वेद है, उपनिषद है और उसके तरह अन्य और ग्रंथ हैं। इसी के साथ मध्ययुगीन और मुगल कालीन जो साहित्य हैं वो भी हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं जानकारी प्राप्त करने में। सरकारी दस्तावेज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो रिकॉर्ड रखे गए थे उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और स्वतंत्र भारत के खुद के भी रिकॉर्ड हैं जिसमें जनसंख्या के बारे में है, औद्योगिकरण के कारण क्या क्या पर्यावरण में परिवर्तन आए उन सब की जानकारी भी हमें मिलती है। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अध्ययनों में भी हमें कई सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं भारत के पर्यावरण के संदर्भ में। सेकंड क्वेश्चन है, प्रारंभिक समाजों के निर्माण में पर्यावरण ने किस प्रकार सहायता की? यानी कि जब आदि मानव था ना, मनुष्य, तो उस समय की बात हो रही है कि उस समय के मानव को किस प्रकार से पर्यावरण ने सहायता की। शिकार संग्रह चरण से स्थिर समुदायों तक विकास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो आपको बताना है कि कैसे मनुष्य पहले शिकार करता था, उस समय वो कैसा था, पर्यावरण ने उसको किस तरह से सहायता की। और सेम फिर एक जगह स्थिर मतलब गाँव में निवास करने लग पड़े एक जगह पर रहकर, तो उस समय पर्यावरण ने उनकी किस प्रकार से सहायता की, यहाँ पर यह आपने बताना है। तो देखिए, जहाँ जहाँ मनुष्य जाता गया ना वहाँ वहाँ उसे संसाधनों की उपलब्धता होती रही और उसे भोजन मिलता रहा, आश्रय भी मिलता रहा और इसी के साथ उसका तकनीकी विकास जो है वो भी बढ़ता रहा। शिकार संग्रह यानी कि उस समय आदि मानव था, तो जब शिकार कर रहा था मानव उस चरण में कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि प्रकृति के साथ वो गतिशील था, पारस्परिक संबंध उसके विकसित हो रखे थे, पर प्रकृति पर ही निर्भर था, प्रकृति ने उसे कंद मूल खाने को दिए। इसके अलावा शिकार वगैरह होते थे वो भी पेड़ों के पीछे छुप कर किया जाता था। तो इस प्रकार की जो प्रकृति के द्वारा जो उन्हें उपलब्धता करवाई गई थी, मछलियाँ पकड़ते थे वो आराम से, बहुत सारी वनस्पतियाँ उन्हें मिल जाती थी, तो इन सब में उन्होंने अपने आप को विकसित किया और फिर अपने संसाधनों को भी उपयोग में लाया। इसी के साथ फिर जब आगे चलकर इन्होंने एक जगह पर रहकर खेती करना आरंभ कर दिया, पानी के स्थिर रहकर वहाँ पर बीज बोना आरंभ कर दिया, खेती करना आरंभ कर दिया, पशुपालन आरंभ कर दिया, तो इससे क्या हुआ, स्थिर समुदायों का निर्माण हुआ। अब स्थिर समुदायों के विकास के साथ विशेष रूप से कृषि का ही आविष्कार हुआ था। कृषि के आविष्कार के बाद ही तो वो लोग स्थिर हुए ना, क्योंकि खेती के लिए हमें 6-7 महीनों के लिए एक जगह पर रुकना पड़ता है। अदरवाइज शिकार कर रहा है तो बंदा आज यहाँ है, कल किसी और इलाके पर, परसों किसी और पहाड़ पर, इस तरह से होता है। तो उन्होंने पर्यावरण को नियंत्रण करना सीख लिया, स्थायी बस्तियां बनानी सीख ली, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई और नए सामाजिक संरचनाओं का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के भारतीय परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे लिखा हुआ है, इससे संबंधित प्राचीन प्रथाएं क्या थी? तो प्रथाएं भी पूछ ली गई यानी कि और ज़्यादा इजी हो गया। तो देखिए, परिप्रेक्ष्य यानी कि बात की जा रही है कि पर्यावरण को इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए इंडिया के कल्चर में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से वो सेफ रह पाया, या फिर ये कहें कि हम सेफ रखते हैं अपनी तरफ से। तो आपने क्या बताना है? तो सबसे पहले तो देखिए, धर्म आधारित है। भारत में जितने भी आदर्श हैं पर्यावरण को लेकर वो सारे के सारे धर्म आधारित हैं। प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति के कुछ घटक जैसे कि पेड़ होता था, जल, वायु, अग्नि, भूमि, पशु, तो इन सब की पूजा की जाती थी और इसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता था। आप चाहे सिंधु घाटी सभ्यता उठा लीजिए, वैदिक सभ्यता उठा लीजिए और वहां से लेकर आप अर्थशास्त्र, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को देख लीजिए, सभी में पर्यावरण संरक्षण के जो महत्वपूर्ण मुद्दे वहां पे जोड़े गए हैं उन पर बात की गई है। तो प्राचीन भारत में पर्यावरण को संरक्षण कैसे मिला? तो सबसे पहले तो प्रकृति पूजा, पेड़ों की पूजा की जाती थी, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी
किसी को वरुण देव का अवतार माना जाता है, किसी को विष्णु का अवतार माना जाता है। अलग अलग पेड़ों को अलग अलग देवी देवताओं का अवतार माना जाता है ना। पीपल हो गया, तुलसी, बरगद, आम, इन सभी वृक्षों में भी पवित्र देवता वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसी के साथ धार्मिक ग्रंथ जो हैं और कुछ विधान भी हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उससे भी हमें पता चलता है। मनुस्मृति हो गई, उससे भी हमें पता चलता है कि कैसे प्रकृति का नुकसान पहुंचाने के लिए उसे दंड दिया जाता था। वैदिक साहित्य में भी प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाते थे उसको दंड दिया जाता था और प्रकृति की वस्तुओं को शुद्ध रखने का प्रयास किया जाता था। वनस्पति को, वन और वन्यजीवी संरक्षण, इसके ऊपर भी जोर दिया जाता है। जैसे कि अशोक जैसे शासकों ने जन कल्याण और वन जीवियों की रक्षा के लिए भी कई प्रकार के कानून बनाए थे। इसी के साथ सामुदायिक और व्यक्तिगत चेतना भी जगाई थी लोगों में कि भैया प्रकृति को संरक्षित रखना, प्रकृति को बचाना आपका धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वन कितने महत्वपूर्ण है? सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि इस प्रकार से विकास करना कि आने वाली पीढ़ी भी पर्यावरण से में जो उपलब्ध संसाधन है उसका प्रयोग कर सके, या फिर उनके लिए संसाधनों को बचाना और आपको जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही उसका दोहन करना, प्राकृतिक संसाधन का। अब आपको तो पता ही है कि जलवायु पृथ्वी के जो इकोसिस्टम है उसको नियंत्रण करने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, जल चक्र कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जैविक विविधताएं जो होती हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें किन किन प्रकार के कार्य करने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ही सतत विकास में रखा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मतलब सतत विकास में वनों की प्रमुख योगदान क्या देखने को मिलता है हमें कि भैया ये वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करवा के पर्यावरण में संतुलन बनाते हैं, यानी कि जलवायु विनियम बनाते हैं। इसी के साथ ये जल चक्र को भी संचालित करते हैं। अब जहां पर पेड़ होते हैं ना, पेड़ क्या करते हैं कि नेचुरल अट्रैक्शन होते हैं क्लाउड्स के लिए, क्लाउड्स को खींचते हैं अपनी तरफ, वहां पे बारिश होती है और फिर जब धूप पड़ती है, हुम्मस निकलती है, तो वहां से फिर से जो वाटर है वो वेपोराइज होकर फिर से क्लाउड्स तक पहुंच जाता है और फिर से बारिश होती है। तो ये क्या, बादलों को आवाहन दे रही है, जल चक्र चल रहा है। इसके बाद पेड़ मिट्टी का संरक्षण करके भी रखते हैं, सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं। बारिश हो रही है, मृदा पर्दन जो होगा, मिट्टी बह जाएगी तो उसको बहने से रोकते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं ना, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो इससे जो मिट्टी का जो कटाव होता है वो भी बच जाता है। और प्राकृतिक आपदाओं से भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत तेज़ तूफान आते हैं तो उससे ये बचा लेते हैं, क्योंकि हवाएं जो होती हैं इनके साथ टकरा के धीमी हो जाती हैं। इसी के साथ वनों में जैविक विविधता भी पाई जाती है। इतने प्रकार के वनस्पति हैं, जीव हैं, उन सभी के लिए एक विशाल पर्यावरण बना हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बना हुआ है। इसमें कई तरह के सूक्ष्म जीवी या फिर कीड़े कह लिए हम, पक्षी और सांप वगैरह होते हैं, तो ये सब कुछ इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद ये आर्थिक और सामाजिक लाभ भी बहुत ज़्यादा देते हैं। आजीविका के लिए रोज़गार जो लोगों को, देखो अब लाखों पेड़ कट रहे हैं और उग भी रहे हैं, जो लोग उगाते हैं इनकी फार्मिंग करते हैं, इनका उत्पादन जो होता है, उत्पादन ये करके भी देते हैं। एक तो इनका उत्पादन हो रहा है, इनको काट के बेच रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी उत्पादन करके हमें दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। फिर इसके अलावा गोंद निकलती है, एक फल होता है वो, उसमें से गोंद निकलती है। इसी के साथ आवश्यक जो तेल होता है, लकड़ियाँ होती हैं, वो सब यही उपलब्ध करवाते हैं। तो ये क्या है, सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। स्थानीय विकास जो है वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जो लोग यहीं पर रह रहे हैं वो अपने आस पड़ोस के पेड़ों से काम चला लेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, एक लोकल इकोनॉमी जो है, उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक पर्यावरण एजेंडे पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि अंग्रेजों ने जब हम पर कब्जा कर लिया था, हमें उपनिवेश बना लिया था, कॉलोनाइज कर लिया था, तो उस समय अंग्रेजों ने पर्यावरण को किस तरह से अपने प्रयोग में लिया, पर्यावरण का किस प्रकार से दोहन किया, उनके क्या माइंडसेट थे, क्या उनकी ग्रीड्स थी, उनका क्या लालच था, और उत्तर औपनिवेशिक परिदृश्य में क्या बदलाव आया। यानी कि अंग्रेजों ने हम पर कब्जा कर लिया था, चले गए, या फिर ये कहो कि उनके आने की वजह से हमारे पर्यावरण में क्या क्या चेंजेस आए हमें देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में आपने बताना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो औपनिवेशिक पर्यावरणीय एजेंडा क्या था इनका। तो सीधी सी बात है, जो भी औपनिवेशिक शक्तियाँ भारत आई, चाहे वो फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, डच हो, तो इनकी मेन फोकस किस चीज़ पर था, इकोनॉमिक हेल्थ अपनी अच्छी करनी है। तो आर्थिक हितों के लिए इन्होंने भारत के पर्यावरण को संरक्षण रखने के बजाय क्या किया, इसका दोहन करना आरंभ कर दिया, इसका शोषण करना आरंभ कर दिया, जिससे जुड़े बड़े पैमाने पर वनों को काट दिया गया। गढ़वाल के जंगल को तो आप ये मानो कि पूरा का पूरा आप बिलीव कीजिए, आप हिमाचल में पूरा हिमाचल ही बिना पेड़ों का हो जाए, राजस्थान की तरह हो जाए, तो वो हाल इन्होंने गढ़वाल के जंगल का कर दिया था। वन्य जीवों का विनाश हो गया और हमें देखने को मिलता है कि कितने सब प्रकार के जानवर जो हैं वो पेड़ों पर ही आश्रित होते हैं, चाहे पक्षी ही क्यों ना हो वो। और स्वदेशी समुदाय जो थे हमारे, वो भी विस्थापित हो गए। जो लोग जंगलों में रहते थे, कुछ ट्राइब्स होती हैं जो जंगलों में रहती हैं, शिकार करती हैं, आज भी खाना नहीं बनाती हैं, भोजन नहीं पकाती हैं, मतलब रोटी वाला, जैसे क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी नहीं करती हैं, शिकार पर ही आश्रित रहती हैं, तो उन्हें भी वहां से विस्थापित होना पड़ा। तो क्या क्या पॉइंट्स बन गए हमारे इस क्वेश्चन के, कि
संसाधनों का दोहन किया जा रहा था, ये इनका सबसे बड़ा एजेंडा था। क्यों? कच्चे माल की प्राप्ति के लिए। दूसरी तरफ वन्य जीवों का विनाश कर दिया गया, जो जैविक आबादी है वो पूरी तरह से विनाश हो गई। इसके साथ और क्या हो सकता है, परंपरागत जो ज्ञान है हमारा, उसकी उपेक्षा की गई। हम लोग पर्यावरण पर ही आश्रित रहते थे, पर्यावरण को पूजते थे। अब हम भले ही पीपल के पेड़ को पूज रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको काटना ही फ़ायदेमंद समझा, क्योंकि उसको बेचेंगे, आगे उसकी चीज़ें वस्तुएं बनाएंगे तो जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसी के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण जो था वो इन्होंने किया। यही तो इनका लालच था मेन। सड़कें बनानी है हमने तो पेड़ काट दो, रेलवे बनानी है तो रेलवे के बीच में जो स्लीपर्स होती है ना, आजकल तो सीमेंट की लगी होती है, पहले लकड़ी की होती थी, तो वो स्लीपर्स बनानी है, रेलवे के लिए चाहिए हमें। डैम बनाने हैं तो डैम भी तब लकड़ी के बनाए जा रहे थे। बुनियादी ढांचे जो है उनके निर्माण के लिए पर्यावरण को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ विस्थापन, तो ये लोग चाहते ही थे कि भैया स्वदेशी लोगों के लिए, जातियों के लिए कुछ जगह ना बचे, ये लोग यहाँ से भाग जाएं और विदेशी लोग आकर यहाँ पर रहने लगे आराम से। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, जो उत्तर औपनिवेशिक परिदृश्य, मतलब उस समय की जो स्थितियों में क्या बदलाव आए वो देखना है आपने। तो उसमें आप क्या बताओगे कि जैसे कि सतत समस्याएं हमारे सामने आई कि जो भविष्य में बहुत ही बुनियादी रूप से काफ़ी बुरी हो सकती हैं, वो सारी समस्याएं हमारे सामने आ गई। जल प्रदूषण हमें देखने को मिल रहा है, वायु प्रदूषण हमें देखने को मिल रहा है, वनों की कटाई की वजह से जो सॉइल इरोजन, ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिली। और उस समय भी ये समस्याएं बहुत ज़्यादा शामिल थी इन चीज़ों में। और क्या लिख सकते हो आप कि विकास जो है वो केंद्रीय मॉडल पर स्थापित था, मतलब औपनिवेशिक शक्ति इस समय सेंटर में थी और उसी के आसपास भाग रहा था विकास। तो उसकी वजह से बाकी जगहों पर विकास होना बिल्कुल ही कम हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो कि सांस्कृतिक और राजनीतिक हस्तक्षेप आरंभ हो गया। पहले तो देखो अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति विनाश कर दी, हमारी राजनीति पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब क्या है, हमारे कई प्रकार के लेखक हैं उभर कर सामने आ रहे हैं, अंग्रेज़ों की चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कौन? ये जो उपनिवेश बन चुके हैं, यानी कि भारतीय लोग जो गुलाम हैं, वो लोग इन्हें चुनौती दे रहे हैं, इनके दृष्टिकोण को इतिहास में लिखना आरंभ कर रहे हैं, भूगोल के में जो बदलाव आ रहे हैं हमारी, उसमें लिखना आरंभ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक और समकालीन यानी कि अब की वन नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अंग्रेज सरकार ने वनों को लेकर क्या नीतियां अपनाई और आज़ाद भारत की सरकार ने किस प्रकार की नीतियां अपनाई, तो इनकी बात हो रही है। तो भारत की औपनिवेशिक वन नीति शोषण पर आधारित थी, मतलब शोषण पर ही केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिशर्स को आर्थिक हित, इनकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसको मजबूत करना। वनों को ये लोग काट रहे थे, उसको बिजनेस बना लिया था इन्होंने, बेच रहे थे आगे उसकी लकड़ियां वगैरह, तो इससे क्या हो रहा था, इन्हें आर्थिक लाभ हो रहा था। तो आर्थिक हितों के बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा। इन्होंने वनों को आरक्षित और संरक्षित श्रेणी में बांटा था, ठीक है। और इसके ऊपर रूल लगा दिया था कि अगर स्थानीय लोग, मतलब उसके आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो भी वनों में एंटर करते हैं तो उन पर लगभग 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता था, 50 साल की सज़ा दे दी जाती थी। इस तरह की सज़ाएं इन्होंने बना रखी थी कि नॉर्मल लोग जो हैं वो वनों का फ़ायदा ना उठा सकें। और समकालीन वन नीतियों की बात कर ली जाए, यानी कि अब की, तो अभी भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति एक 1988 में बनी थी और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए किया गया था ये सब। तो संरक्षण और स्थानीय समुदायों को ये इसमें भागीदारी दी गई थी। फॉर इजी लैंग्वेज में कहूँ तो ये कहा गया था कि जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, वो चाहें तो इन वनों का प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ी आपने काटनी नहीं है, जो मतलब पेड़ों को नहीं काटना है, लकड़ी आप ऐसे साइड साइड से काट के यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि इन सब के बावजूद भी कई सारी सरकार की ऐसी नीतियां हैं जो आज भी नॉर्मल इंसान को, सरकारी जंगल कह दो या फिर जंगल तो चलो सरकारी थोड़ा ना होता, वो तो हर किसी के लिए है, तो उसमें जो लकड़ियां हैं उसका प्रयोग नहीं करने दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से जुड़ी विषय पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, विकास करना तो आवश्यक तो है ही है, क्यों, हमारी आर्थिक प्रगति के लिए और इसी के साथ मानव कल्याण के लिए भी। अब कुछ चिंताएं भी हमारे सामने लेकिन उभर कर आती हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, प्रदूषण हो रहा है, आजकल हमें पता ही है दिल्ली और बड़े बड़े शहरों का क्या हाल है। जैविक विविधताएं भी हमें देखने को मिलती हैं, मतलब इनको हानियां देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर आज खत्म होते जा रहे हैं और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए तो लाभदायक ही है, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है ना। आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो तो हम ही गालियाँ निकालेगी कि भैया ऑयल तो बचा ही नहीं, हम गाड़ियाँ कैसे चलाएं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब समाधान क्या होंगे इसके, तो सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि उतना ही पर्यावरण का दोहन किया जाए जितना कि हमें आवश्यक है। ये नहीं कि आर्थिक लाभ के लिए हम सब कुछ ही उजाड़ डालें, ठीक है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है, इसके लिए हमें नीतियाँ और कानून जो है वो सरकार की तरफ से अच्छे और कठोर होने चाहिए, जिसकी वजह से लोग इसे ज़्यादा उल्लंघन ना करें पर्यावरण का।
जन जागरूकता भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लोग देखते हैं कि भैया खेतों में पेड़ लगे हैं, चलो काट तो बेच दो। अरे तुम लगा लो ना, उगा लो, उसके बाद बेच लेना। खुद से लगाओगे बेचोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले से लगे हुए को क्यों काट रहे हो? तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। जो झीलें हैं, नदियाँ हैं, वनस्पति हमारी सब सूख रही हैं, और स्थानीय समुदायों का भी विनाश हो रहा है। उन वो भी इसमें शामिल होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है नेचर में, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते हैं। उन लोगों में जब जागरूकता जागेगी कि भैया पर्यावरण को नष्ट मत करो, हम तो यहीं रहते हैं, तुम तो चले जाओगे। आज मेरे घर के पीछे 4 क्रैशर लगे हुए हैं। हम लोग इतनी ज़्यादा हमें आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी हम लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। तो कल को जब ये सारी ज़मीन सूख जाएगी तो क्या होगा? फिर हम लोग इनको गालियाँ निकालेंगे। उल्टा गलती किन की है? हम लोगों की, क्योंकि हमने इन्हें मना नहीं किया। अब नवीन संसाधनों का प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी पर स्विच होना है। तो नई नई टेक्निक्स पर जाना है, ताकि पुरानी वाली जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वो कम हो जाए। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में, यानी कि अंग्रेज़ों के बाद के भारत में, जो आधुनिक रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं? तो आप इसमें बता सकते हो कि भैया चिपको आंदोलन है 1970 का, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसके बाद अब पिको आंदोलन हुआ था एक 1980 में, और कौन सा है, एक चिल्का बचाओ आंदोलन भी था, चिल्का झील को बचाने के लिए, उसमें जो प्रदूषण हो रहा था। और बीज बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। साइलेंट घाटी जो है उसके ऊपर भी एक आंदोलन चलाया गया था। तो आप और भी बता सकते हो, जैसे हिमाचल में भी एक चिपको आंदोलन हुआ था। तो ये सारे आंदोलन जो है ना, यहाँ पर आपने पढ़ने हैं और यहाँ पे लिख दें। इन आंदोलनों की विशेषता पता क्या थी? कि ये ना ज़मीनी रूप तक सक्रिय थे। इतने ज़्यादा ये पावरफुल हो गए थे, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए थे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर टीवी पर, कैमरा में, न्यूज़ पे जाकर बोलना है, नहीं, ये लोग ज़मीनी रूप से काम कर रहे थे और सरकार को प्रेशराइज कर रहे थे उनके दफ्तरों तक जा जाके। इसी के साथ सामुदायिक भागीदारी भी देखने को मिलती है। वहाँ के आसपास के लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर इस आंदोलन में भाग ले रहे थे व्यापक रूप से। सामाजिक न्याय के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, और पारंपरिक ज्ञान जो है, वो जो प्रथाएं जो हैं उनकी, उनको उजागर किया जा रहा था, उनका प्रयोग किया जा रहा था। और महिलाओं का नेतृत्व काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाओं ने सबसे ज़्यादा नेतृत्व किया था इन आंदोलनों में। अब चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में आपको जो कुछ भी पता है उसकी परिभाषा बता देनी है कि पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण वगैरह सब कुछ। तो इंडियन लैंडस्केप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय परिदृश्य। तो भारतीय परिदृश्य देखिए, भारत के नॉर्थ में क्या है? हिमालय। भारत के साउथ में क्या है? समुद्र। भारत के ईस्ट में क्या है? एक माउंटेन रेंज है। भारत के वेस्ट में क्या है? वहाँ पे माउंटेन रेंज है। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। फिर कौन कौन सा प्लेट्यू है, किन किन हिस्सों में ये बटा हुआ है, आप सब कुछ बता दीजिए इसके बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में पशुचारण। तो पशुचारण प्राचीन काल में भारत का कैसा था? सबसे पशुचारण पर ही आधारित होते थे ये लोग, एक तो पशु और एक कृषि। तो इन दो चीज़ों पर अर्थव्यवस्था इनकी बेस्ड थी। तो पशु चारते थे तो उन्हें चरागाहों पे लेके जाते थे, खुले मैदान होते थे वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन ये बताने की जरूरत है नहीं है, बहुत ही ईजी बुक है ये। फिफ्थ है मनुष्य प्रकृति संबंध। तो मनुष्य का प्रकृति के साथ किस प्रकार का संबंध है? प्राचीन काल में, मतलब आदि मानव के समय से ही हम प्रकृति पर आश्रित हैं। उसके बाद जैसे जैसे विकास कर रहे हैं आज भी हम देखो ज़्यादातर प्रकृति पर ही आश्रित हैं। हम खुद से कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए भी हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स चाहिए होते हैं, और वो कहाँ मिल रहे हैं? वो भी हमें प्रकृति से ही मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर औपनिवेशिक पर्यावरणीय एजेंडे क्या थे? मतलब सरकार के द्वारा अपनाई गई जो नीतियां हैं उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण तो ये बताने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज़ों की वजह से जो कुटीर उद्योग थे वो हमारे समाप्त हो गए, और उसके बाद औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर आरंभ हुआ, लेकिन वो भी सिर्फ उनके उद्देश्यों से, जो जिसमें उनको फ़ायदा होगा, सिर्फ उन चीज़ों में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी और विकास। तो ये तो मुझे लगता नहीं कि कुछ बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में नया चिपको आंदोलन। तो इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हिमाचल प्रदेश का चिपको आंदोलन क्या था। लास्ट क्वेश्चन है आपका खानाबदोश समुदाय। खानाबदोश कौन होते हैं? नोमैडिक कम्युनिटीज़, जो एक जगह से दूसरी जगह तक निवास करते रहते हैं। मतलब एक जगह टिकते नहीं है ये लोग, घुमक्कड़, घुमंतू भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। खानाबदोशी शिकार करते हैं, मेजरली ये शिकार करते हैं, पशु पालते हैं, और ये लोग खेती नहीं करते, क्योंकि खेती करेंगे एक जगह पे स्थायी निवासी हो जाएंगे फिर ये, तो ये खानाबदोशी नहीं कहलाएंगे। खानाबदोशी वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं, चाहे वो खाने की तलाश में हो या फिर किसी और वस्तु की तलाश में हो, लेकिन ये लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अध्ययन के स्रोत पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और इसका सेकंड पार्ट है इसकी मजबूती
और कमियों का विश्लेषण कीजिए। तो ये आप कर लोगे। इसमें आपने सेम वही चीज़ें बतानी कि भैया वैज्ञानिक अध्ययन है हमारे पास, जैसे कि फील्ड रिसर्च वगैरह होती है, प्रयोगशालाएं होती हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक डेटा है हमारे पास, जलवायु रिकॉर्ड जो होते हैं, ठीक है। और सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोतों के बारे में भी आपने बताना है कि इन सब चीज़ों से हमें पर्यावरण की और पारिस्थितिकी के अध्ययन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय कृषि एवं पर्यावरण के संदर्भ में विस्तार और क्षेत्रीय विशिष्टताओं पर चर्चा करें। क्षेत्रीय विशिष्टताएं क्या है हमारे पास? जलवायु और मिट्टी हमारी, मतलब भारत की कृषि को मुख्य रूप से जलवायु और मिट्टी के रूप में ही, मिट्टी के प्रकारों में ही अलग किया जाता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल जैसे हमें पता चलता है कि पंजाब वाले एरिया में मिलती है, ब्लैक सॉइल हमें महाराष्ट्र गुजरात के कुछ एरियाज़ में मिल जाती है। तो इस तरह से और भी बंगर, खादर, जितनी भी बहुत सारी सॉइल्स हैं हमें अलग अलग एरियाज़ पे मिलती हैं। तो हम सॉइल और एटमॉस्फेयर जो हमारा जलवायु है खासकर, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो क्षेत्र है हम उसे डिवाइड करते हैं, मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी। बाकी विभिन्न कृषि वस्तुओं के क्षेत्र पर भी, कि भैया 15 प्रकार की कृषि क्षेत्र हैं हमारे सामने। हम कपास भी उगाते हैं, तो कपास वाला एरिया कौन सा है। इसी के अलावा जो जहाँ पर ज़्यादा तापमान वाली चीज़ें उगनी चाहिए, ठीक है, खजूरों के लिए कैसा तापमान चाहिए होता है। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर भी हमने पर्यावरण में इंडिया को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, मतलब क्षेत्रीय विशिष्टीकरण किया हुआ है। क्षेत्रों के आधार पर और विशेषताओं के आधार पर, क्षेत्रों में कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के मैदानी क्षेत्र हैं, वो कैसे हैं? वो शुष्क इलाके वाले हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या हो सकती है? मूंगफली हो सकती है, कपास हो सकती है, चावल, बाजरा, गेहूँ और तंबाकू जैसी चीज़ें वहाँ पर आसानी से उगाई जाती हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि तिलहन जैसे उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रकृति के संबंधों में परंपरागत विचारों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, मानव और प्रकृति के संबंध कैसे हैं? दो प्रकार के हैं। प्राचीन युग से ही देखा जाए तो दो प्रकार के माने गए हैं। एक अच्छे हैं, यानी कि मैत्रीपूर्वक हैं पर्यावरण के प्रति, और दूसरा शत्रु। तो दोनों प्रकार के रूप हमें पाए जाते हैं। अब मैत्रीपूर्ण कैसे हैं? फॉर एग्जांपल आज का ही अगर एग्जांपल ले लें तो राजस्थान में नेचर कैसा है? बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, हार्श है। तो उसको अब ठीक किया जा रहा है ना। पंजाब से नहर जाती है, यहाँ से शाह नहर जाती है, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं आगे जाके। तो वो नहर के आसपास अब काफ़ी सारे पेड़ आ गए हैं। पहले वहाँ का वातावरण कैसा था? बहुत ज़्यादा ख़राब था, कुछ भी उग नहीं पा रहा था। लेकिन अब क्या है, वहाँ के लोग वहाँ पे खेती कर पा रहे हैं। तो पर्यावरण हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हुआ इस क्षेत्र में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड या फिर हिमाचल के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम अगर पेड़ों को काट भी दें या फिर बहुत सारे पेड़ लगा भी दें ना, फिर भी वो नेचुरल है कि वहाँ पर बादल फटना ही फटना है, क्योंकि ट्रेंचेस होते हैं पहाड़ों के बीच में जहाँ पर गर्म भाप जम जाती है और फिर जब ऊपर उठती है तो भारी बादल बन जाता है और बादल फट जाता है। तो वहाँ पर तो तबाही होना नॉर्मल ही है। तो वो वहाँ का वातावरण क्या है, हमारे लिए श्राप बन जाता है कि हमें अब ये नुकसान जो है वो झेलना ही पड़ेगा। तो दोनों प्रकार के संबंध हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तरफ प्रकृति प्रदाता बनी हुई है, यानी कि हमें वो सब कुछ प्रदान कर रही है जो मनुष्यों को आवश्यक होता है, भोजन होता है, पानी होता है, आश्रय होता है। और दूसरी तरफ ये एक शत्रु भी है कि भैया हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इस पर संतुलन पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संरक्षण से आपका क्या तात्पर्य? संरक्षण यानी कि किसी का बचाव करना। अब यहाँ पर तो पर्यावरण की बात हो रही है, तो पर्यावरण को बचाना ही संरक्षण है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जुड़ा हुआ, मतलब इसी का सेकंड पार्ट है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य और प्रथाओं पर भी चर्चा कीजिए। तो वही भारत में किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षण दिया जाता है प्रथाओं के आधार पर, कि भैया पीपल के पेड़ को नहीं काटेंगे। आज भी अगर यहाँ पर कोई पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ या फिर और कौन से होते हैं, तो ये जो धार्मिक पेड़ अगर इन्हें काट दिया जाए ना, आप देखो इनको कोई खरीदने वाले नहीं होता है, इनका भाव मूल्य भाव करता ही नहीं कोई, क्योंकि वो मान्यताएं लोगों के मन में ऐसी बनी हुई है कि नहीं, इसको नहीं काटेंगे हम। और ये क्यों नहीं काटेंगे? प्राचीन समय से ही हमारे जो ऋषि मुनि वैज्ञानिक जो थे उन्हें पता था कि ये 24/7 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पेड़, ये गिनती के पेड़ हैं जो 24/7 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें काटेंगे नहीं, हम इन्हें पूजेंगे। इनके अंदर विष्णु का वास मान लिया गया, लक्ष्मी का वास मान लिया गया, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में इनको पूजा जाने लग पड़ा। तो उनको संरक्षण प्रदान कर दिया गया एक तरह से। आज भी इंडिया में मैक्सिमम एरियाज़ में इनको काटना वर्जित है धार्मिक रूप से। और धार्मिक रूप इतना ज़्यादा यहाँ पर कट्टर है, आपको तो पता ही है कि लोग फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर कोई कमाई भी करना चाहे तो वो होगी नहीं, सामने वाला खरीदेगा नहीं, तो तू काट के क्या कर लेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर फैली हुई है। तो कितने प्रकार के देवी देवते, कितने प्रकार के, अशोक का वृक्ष देख लीजिए आप, तो हर वृक्ष में किसी न किसी देवी देवता को
मान लिया जाता है। तो इससे क्या है, पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण विमर्श और सतत विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो सतत विकास में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, और इसी के साथ बोला जा रहा है इन्वायरमेंटल डिस्क्लोजर। तो पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, आपने यहाँ पर वो सारी चीज़ें बतानी है कि किस प्रकार से, जैसे कि हम सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, विंड एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, इसी के साथ हम न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल और पेट्रोलियम। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम कृषि में जो बायोगैसेस हैं उनको कम करने का प्रयास कर सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्हें नॉन वेज छोड़ने के लिए मजबूर तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि नॉन वेज एक मुर्गी पालने के लिए लगभग जितना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हम ये कहें कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही है ना, उसके उतने में तो 20-50 से भी ज़्यादा गांव का खाना प्रोड्यूस हो जाता है खेतों से। इसके अलावा कुछ कठोर नीतियां अपना सकते हैं, जन जागरूकता अपना सकते हैं। तो कई प्रकार के आपने यहाँ पर जो विषय हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक और समकालीन भारत में जल नीतियों का आलोचनात्मक। देखिए बहुत ही ईजी है ये। औपनिवेशिक भारत की जल नीति कैसी थी, उनके उद्देश्य क्या थे कि अधिक से अधिक उत्पादन करना है कृषि में। तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनको प्रोवाइड करवा दो, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। ज़्यादा प्रोडक्शन तो यानी कि हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे और हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया अंग्रेज़ों ने, जैसे कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया वहाँ पर करवाया था। तो इसका नुकसान क्या हुआ, एक तो हमारा आर्थिक रूप से शोषण किया गया और असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सिंचाई प्रणाली जो थी उसका लाभ ज़मींदारों को मिलता था, मामूली किसान जो थे उन्हें नहीं मिलता था। इसी के साथ समुदायों की भूमिका में भी कमी आ गई। पहले सब लोग एक साथ खेती करते थे, लेकिन अब क्या है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, परंपरागत तरीका जो है, और अंग्रेजी जो शक्ति थी उसके नियंत्रण में सब कुछ चला गया था। इसी के साथ फिर समकालीन भारत में जल नीति कैसी थी, तो ये भी आपने बतानी है कि विकास और विस्तार पर आधारित थी। आबादी के आधार पर इन्होंने पानी को पहले पाकिस्तान से और भारत में बांटा। फिर भारत में भी अब हम देखते हैं पंजाब में और हरियाणा, राजस्थान डिस्प्यूट चला रहता है पानी का। इनमें जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर बांध बनाए गए, परियोजनाएं चलाई गई, जैसे कि सिंचाई योजनाएं थी, जल विद्युत है, फिर बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। इसी के साथ पीने के पानी की जहाँ जहाँ पर समस्या है वहाँ पर उसे पानी मुहैया करवाया गया। तो इसमें एक डेट आती है, डेट नहीं ईयर आता है 1987। तो 1987 की राष्ट्रीय जल नीति पहली बार एक विशिष्ट प्राथमिक रूप से पहचानी गई थी। आगे है विकास कार्यों से पर्यावरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हुई और इस पर बहस हुई। तो इस बहस की चर्चा कीजिए। तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ पर कहा गया है कि पर्यावरण में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी, हम आए दिन विकास हो रहा है, तो विकास की वजह से पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंच रहा है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो आपने वो सारे कारण बता देने कि किन किन वजह से नुकसान हो रहा है, फिर उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं वो आपने बता देने, या फिर आप चाहो तो एक ही बार में बता दो कि क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। बस यहीं पे आपने ये लिखना है। हम पीछे भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को मिला के यहाँ लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग जो है कि विकास पर गांधीवादी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि गांधी जी के विकास को लेकर क्या विचार थे। तो गांधी जी क्या कहते थे कि भैया आत्म विकास होना चाहिए और ग्रामीण स्वराज होना चाहिए। मतलब कि हमें शहरों को विकसित करने से बेटर है कि गाँव में ही पैसे लगाए जाएं, कुटीर उद्योग जो हैं उन्हीं को बने रहने दिया जाए, ताकि लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी। तो विकेंद्रीकरण करना चाहिए हमें, इस चीज़ पर ये बल देते थे। इंस्टेड ऑफ आज जैसा इंडिया दिखता है वैसे ये बिल्कुल भी कल्पना नहीं करते थे। ये कहते थे कि जो शहरों में उद्योग बनेंगे उससे बेटर है कि गांव में उद्योग बनाए जाएं, ताकि गांव के लोग अपने गांव से भी जुड़े रहें और उन्हें व्यवसाय भी मिल जाए। इसी के साथ ये ग्रामीण उद्योग जैसे कि खाद्य, तो इस दृष्टिकोण में पर्यावरणीय स्थिति जो भी स्थिरता है, तो पर्यावरणीय स्थिरता और मानवीय श्रम को मशीनों और भारी उद्योगों पर प्राथमिकता दी गई है। यानी कि बड़ी बड़ी मशीनों वाले उद्योग खोलेंगे, बड़े बड़े उद्योग खोलेंगे, उससे बेटर है कि मनुष्य के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो मनुष्य अपने हाथों से बनाता है चीज़ें, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी। अब हम शॉर्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भारतीय परिदृश्य और प्राकृतिक मानवीय अंतराफल। तो आपने बताना है कि भारत के लोगों का जो विचार है वो प्रकृति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो आपने वही सारी चीज़ें बता देनी कि भैया हमारे लोकगीत में प्रकृति की बात होती है, हमारे देवी देवताओं में प्रकृति की बात होती है, और प्रकृति को ही हमने देवी देवता माना हुआ है। अग्निदेव, जल देव, वायु, कई प्रकार के देवी देवताओं को हमारे जो है वो दैनिक जीवन में हमें प्रकृति से निकलते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आएंगी। हमारी कला हो गई, लोक कथाएं हो गई, हमारी जो कृषि पद्धति है, दैनिक जीवन है, तो ये सभी प्रकृति पर ही आधारित है। प्रकृति को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है पशुचारणता। तो भारत में कई हिस्सों में पशु पाले जाते हैं, शिकार भी किया जाता है।
तो जो लोग पशु पालते हैं वो लोग फिर बाद में उनको खिलाने के लिए कुछ ऐसे इलाकों में जाते हैं जिसे चरागाह कहते हैं। तो वहाँ पर जब उन्हें चरा रहे होते हैं तो वही चरागाह के पशुचारण कहलाया जाता है। और समुदाय जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान में है रेबारी, रायका भी कहा जाता है उन्हें लगभग, शायद जहाँ तक मेरे माइंड में है। हिमाचल में हम देखने को मिलता है गद्दी, इसे आप रिलेट कर सकते हो। तो पशुचारक यही होते हैं, ठीक है। और ये लोग पशु चराते हैं तो पशुचारण विधि कहलाती है। नेक्स्ट है खानाबदोश समुदाय। तो खानाबदोश समुदाय कौन होते हैं? नोमैडिक कम्युनिटीज़ में पहले बता चुका हूँ, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमने वाले, एक जगह टिक के नहीं रहते। और ये सामुदायिक संस्कृति हो गई, इनकी सामाजिक संस्कृतियाँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं इनकी बाकियों के मुकाबले में, मिश्रित होती हैं। नेक्स्ट है आरंभिक कृषि। तो आरंभिक कृषि कैसी थी? तो अब आज के समय में तो पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ नाम की एक जगह है वहाँ पर सबसे पहले भारत में कृषि के अवशेष मिलते हैं हमें, यानी कि जो आदि मानव था सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा था जिसने कृषि की थी। उसके बाद हमें सिंधु घाटी सभ्यता में से अवशेष मिलते हैं, कई सारी बस्तियां मिलती हैं जो विकसित हुई कृषि के बाद। नेक्स्ट है नदी घाटी। तो नदी घाटी क्या है? नदी घाटी में ही हमारी भारत की सभ्यताएं विकसित हुई, किसी भी देश की नदियों में ही नदी की जो घाटियां हैं वहीं पर विकसित हुई थी। तो भारत की कई सारी नदी घाटी हैं जैसे कि सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, दक्षिण भारत में नर्मदा, कावेरी, सतलुज, तो चलो यहाँ इंडिया के ऊपर वाली है। तो भारत की नदियों का केंद्र महत्व रहा है ये। और ये जो घाटियाँ हैं ये उपजाऊ भूमि होती हैं इनके आसपास की, पानी का स्रोत बहुत अच्छा होता है, परिवहन जो आने जाने में सहायता करते हैं, नाव कह सकते हैं आप, कि नाव के ज़रिए हम यातायात को विकसित कर चुके थे। और जो प्राचीन समुदायों और आधुनिक कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था, और उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो इसके आसपास ही घूमती थी। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वन। तो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वन कैसे हैं भैया? इकोसिस्टम हमारा सर्विस तो करता है, यहाँ से हमें कोयले मिलते हैं, जीव जंतुओं के लिए कई प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं हमें। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है कई स्वदेशी समुदाय जो हैं इनके घर का हो गया या फिर जीवन का आधार ही यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर औपनिवेशिक पर्यावरणीय एजेंडा। फिर से वही आ गया भैया। तो इसमें आपने एक वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम 1972 का बता देना, आपने थोड़ा सा देख लेना उसके बारे में गूगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसके बारे में बताने की कुछ ज़रूरत तो है नहीं है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में नया चिपको आंदोलन। तो हिमाचल प्रदेश में नया चिपको आंदोलन मूल रूप से पेड़ों को कटाई जो हो रही थी उसको रोकने के लिए था। हिमाचल प्रदेश और उसके अन्य हिमाचली जो हिमालय के क्षेत्र जो हैं यहाँ पर ये फैला था। स्थानीय समुदाय के लोगों ने क्या किया था? वनों का संरक्षण इसकी मांग की थी, अवैध कटाई जो हो रही थी उसको रोकने का प्रयास किया था, और सतत विकास जो है इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो ये सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि अक्सर अपनी आजीविका होती है हमारी, और जो पारिस्थितिकी होती है ना उसकी रक्षा करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, अदरवाइज़ यही ख़त्म हो गए तो हम बचेंगे ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट है स्थायी समुदाय। स्थायी समुदाय कौन होते हैं? तो एक तो हो गए घुमक्कड़ और दूसरे हो गए स्थायी समुदाय। तो घुमक्कड़ जो जिन्हें हम ऊपर क्या कह रहे थे, खानाबदोश, तो उनके ऑपोजिट है ये बिल्कुल। तो इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर ही कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पेपर की। ये पिछले 1.5 साल में आपके 3 एग्जाम जो हुए हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर के, ये वही 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं, मतलब जस्ट पिछले 3 रीसेंट पेपर्स हैं ये। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है समकालीन भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अध्ययन पर एक निबंध लिखिए। तो ये आप कर लोगे, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रारंभिक भारत में नदी घाटी सभ्यता के विकास में पर्यावरण की भूमिका। मतलब आपने ये नदी घाटी सभ्यता, वैसे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, तो आपने ये बताना है कि क्या क्या कारण थे कि लोग वहाँ पर विकसित हुए आके, मतलब वहाँ पर रहे, वहाँ पर समाज विकसित हुआ, सभ्यता विकसित हुई। तो क्या कारण थे? पर्यावरण की तरफ से कि वहाँ पर जलवायु अच्छी थी, ठीक है, खेती बहुत अच्छी हो रही थी वहाँ पे, मतलब कि भूमि भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। दूसरी तरफ खनिज पदार्थ मिल रहे थे वहाँ पर, कैसे? नदियों की वजह से। तो नदी है तो इट मीन्स पानी की उपलब्धता भी है, तो पानी की उपलब्धता भी आ गई तो मतलब खेती अच्छे से हो रही है। खेती अच्छे से हो रही है मीन्स तो पशुपालन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो ये सारा का सारा क्या है? इकोसिस्टम जो पर्यावरण ने हमें दिया है, तो इसकी वजह से वहाँ पर सभ्यता पनपी। तो ये सारी बातें आपने बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका मानव जाति के सतत विकास के फिर से सतत विकास आ गया। तो सतत विकास क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपने बताना है, क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है वो पर्यावरण से प्राप्त होने वाली जो वस्तु हैं उसका प्रयोग कर सके। और आज ही हम सब कुछ दोहन कर लेंगे, आज ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस कर देंगे, तो हम जितना टाइम जीवित है ना, हम जीवित होते होते भी आगे हम लोग ही कंडम हो जाएगा, हमारे शरीर ही खत्म हो जाएगा। आगे वाली जनरेशन तो बाद में आएगी, उससे पहले हमारा ही सत्यानाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकास के लिए मानव प्रकृति संबंध केंद्र रहा है, चर्चा कीजिए। तो देखिए भारत में जब भी विकास की बात की गई है तो यही बात की गई है कि हमें कितनी आवश्यकता है
मतलब ये नहीं है कि अब मैं ध्रुव राठी की तरह बोलूँ कि हमें सच में रोड की आवश्यकता है, वो तो है। मैं बात कर रहा हूँ कि पर्यावरण को कितना कम नुकसान पहुँचाया जा सके। जैसे कि आज एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं तो पेड़ कट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाला एरिया जो है वहाँ पर 14 किलोमीटर चौड़ी एक ट्रेंच भी बनाई जा रही है, गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो वहाँ पर लगभग कितने सारे पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो वो क्या है, ताकि जो थार रेगिस्तान का जो एक्सपेंशन है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था तो उसे रोका जा सके। तो ये क्या हो रहा है, मानव और प्रकृति के संबंध जो इस पर केंद्रित ही है हमारा विकास, भारत का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संदर्भ में उपनिवेशवाद और औद्योगिकरण के प्रभाव की व्याख्या की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि उपनिवेशवाद मतलब जब हम गुलाम हुए तो उस समय औद्योगिकरण अंग्रेज़ों ने किया तो भारत के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर। तो सीधी सी बात है, हमारे वनों का विनाश हो गया, हमारी जो स्थानीय जनजातियाँ थी उनका विनाश हो गया, यहाँ पर जो वनस्पति थी वो पूरी तरह से ख़त्म होने लग पड़ी, यहाँ की जलवायु बदल गई, कृषि में जो हर साल जो बारिश होती थी तो कृषि हमारी उन्नत थी तो वो सब खत्म होगी क्योंकि जलवायु परिवर्तित होगी। और इसी के साथ हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो इकोसिस्टम था पशु पक्षियों का वो सब खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारत में जल नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमने पीछे डिस्कस किया था समकालीन का भी और अंग्रेज़ों का भी, औपनिवेशिक भारत का भी। 7वां क्वेश्चन है, क्या विकास पर्यावरण की कीमत पर होता है? हाँ। तो क्यों होता है इसके बारे में आपने चर्चा करनी है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो कि हर बार पर्यावरण को ही कसौटी के पत्थर पर घिसा जाता है जब भी विकास होता है, फिर चाहे वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही क्यों ना करें। अब सिर्फ आज की दुनिया में इकलौता सोलर पैनल है जो जितना पोल्यूशन उसको जनरेट करने में हो रहा है ना, क्रिएट करने में हो रहा है, बनाने में हो रहा है, उसके प्रोडक्शन में, उससे दुगना वो एनर्जी बचा ले रहा है वेस्ट होने से। तो मतलब उससे दुगना जो है वो सन से लेके हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो सिर्फ सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स ही है जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक भरपूर अच्छी तरह से एग्जाम्पल है। इसके अलावा विंड मिल्स हो जाएं तो विंड मिल्स आज भी जितनी ज़्यादा पोल्यूशन उनको बनाने में लगता है ना, उनके मेटल्स को, उनको बनाने में चीज़ों को, तो उतना वो एनर्जी प्रोड्यूस करके नहीं देते और ना ही दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। लास्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है कि विकास पर गांधीवादी फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो आप बता सकते हो कि गांधी जी विकास की दृष्टि में कैसा देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी, तो ये आपको पता ही, आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन है प्रकृति मानव अंतरफल, तो ये भी आप कर ही लोगे, अंतरफल क्या है। थर्ड है प्रकृति संसाधनों के रूप में जल, तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है। अब आज तो देखो ग्राउंड वाटर हमें मिल जाता है, फिर तालाबों से मिल जाता है, कुएं से मिल जाता है, बारिश से मिल जाता है, या फिर नदियों से मिल जाता है, ओशन से भी हम लेते हैं तो उसे पहले प्रोसेस बॉयल करना पड़ता है, उसके बाद ही यूज़ होता है। तो ये सारे जल हमें, जल संसाधन ये है, झरने वगैरह हैं, तो ये आप बता सकते हो। फोर्थ है हमारे सामने पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण को बचाने के जितने भी तरीके हैं हमारे पास, क्यों बचा रहे हैं हम, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। फिफ्थ है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही सतत विकास में लास्ट टाइम आपको फिर से बता रहा हूँ कि विकास के लिए मतलब हम जो नेचर से उतना ही लो जो कि हमारे लिए पर्याप्त है, बाकी आगे वाली जनरेशन के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट है औपनिवेशिक पर्यावरणीय एजेंडे, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हो गया। आरंभिक कृषि, तो आरंभिक कृषि वही है कि भैया पहले खाना बदोशी था इंसान, आदि मानव है ना, फिर नदियों के किनारे रहने लगा, बसा, वहाँ पर उन्होंने खेती करनी आरंभ कर दी। तो इंडिया में पाकिस्तान मतलब इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर सबसे पहले कृषि के अवशेष कहाँ मिलते हैं हमें, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक मेहरगढ़ नाम की जगह है, वहाँ से सबसे पहले हमें खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्थायी समुदाय। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर दोबारा रिपीट ही हो गया है। स्थायी समुदाय आपको पता है, एक खानाबदोशी होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, जो एक जगह पर रह रहे हैं। मतलब ये आरंभिक कृषि जो है यही स्थायी समुदाय बन जाते हैं आगे चलकर।